नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड शी। अच्छा देखो, जो लास्ट टाइम पे तुम ईएमएफ ऑफ सेल निकालना पड़े कि ईएम किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या अच्छा ये दोनों दूसरी बात, ये जो ईएमएफ रखते हो, जो पोटेंशियल रखते हो, उस पर आईयूपीएसी ने कौन सा पोटेंशियल रखने को कहा था, रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको रखना है दोनों केस में। तो ई कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए और ई एनोड पे भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। अभी उसका पूरा क्वेश्चन अभी करवाएंगे, अभी उसका सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा और उसे पहचानना ही पड़ेगा, तो वो सब कराएंगे। उससे पहले छोटा सा टॉपिक है वो देख लो ताकि ये कंप्लीट हो। टॉपिक है आपका SHE, डेट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सवाल ये है कि जैसे अभी आप जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे, या आपकी बुक में वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, CRT में ऑलरेडी वैल्यूज गिवन होती है, जिसको आप क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज के नाम पे पढ़े थे, 12th में वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम पे आप पढ़ोगे विद द वैल्यूज के साथ पढ़ोगे आप। तो क्या है कि जैसे आपके पास आयरन है, आपके पास जिंक है, आपके पास कॉपर है, आपके पास सिल्वर है, हर एक रॉड की अपनी अपनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो वो जो वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो कि आईयूपीएसी के द्वारा सेट किया गया है पहले से। कुछ बातें इसमें पहले से कर दी गई हैं कि SHE में क्या है, जो आप हाइड्रोजन नाम में लिखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये बेसिकली क्या है, ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर इसके सामने वाला एनोड बन गया तो ये खुद अपने आप को क्या बना लेगा, कैथोड, और अगर ये कैथोड बन गया तो फिर सामने वाला क्या बन जाएगा, एनोड। जैसे क्लास 10th में पढ़ाया जाता था एम्फोटेरिक नेचर, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले, सामने एसिड होगा तो हम बेस बन जाएंगे और अगर सामने बेस होगा तो हम एसिड बन जाएंगे। सेम वैसे ही SHE पे डिपेंड करता है आपने सामने क्या रखा है, ठीक है, आपने सामने क्या रखा है कि उसके लिए आपने अगर सामने एनोड वाला रखा होगा तो खुद वो कैथोड बन जाएगा, और अगर खुद सामने वाला कैथोड बन रहा है तो वो एनोड बन जाएगा, ठीक। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। ये सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब वैल्यू निकाल लोगे तब तो ई कैथोड माइनस ई एनोड में रखोगे वैल्यू, तो आपको पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके चार्ट में आपको वैल्यू दे दिए हैं, बस निकलता कैसे है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। बाय कन्वेंशन द पोटेंशियल हैज टेकन टू 0 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर। आपके प्रॉफिटेबल के लिए आईयूपीएसी ने ये कह दिया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE चाहे आपका एनोड बनेगा और चाहे या कैथोड बनेगा, दोनों ही केसेस में आपको पोटेंशियल कितनी लेनी है, 0 ही माननी है। तो ये प्रॉफिटेबल हो जाता है। आईयूपीएसी ने आपको पहले से सेट कर दिया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर कैथोड बन रहा है या एनोड बन रहा है, दोनों के केसेस में आप क्या लेंगे, उसका 0 ही लेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट आता है इसके बाद कंस्ट्रक्शन। ए ग्लास वेसल कंटेनिंग 1 मोलर HCl। अब देखो कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट देखो करना क्या है, सिंपली आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आप एक ग्लास ले लीजिए, ठीक। उस ग्लास के अंदर आप उस ग्लास के अंदर कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन आप इंसर्ट करिए, ऐसा सोल्यूशन डालिए जो आपको H+ दे सके या जो आपको हाइड्रोजन आयन दे सके। तो आप अच्छा स्टैंडर्ड बोले हो ना, स्टैंडर्ड के केस में मोलारिटी कितनी होती है, 1 मोलर फिक्स होती है। तो आपको जो सोल्यूशन लेना है वो लेना है 1 मोलर HCl, ये आप ले लो, ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, इसमें देखो सेकेंड काम आपको करना है, आप एक ग्लास ले लो, उसमें अपना HCl का सोल्यूशन आप इंसर्ट कर दीजिए, HCl का सोल्यूशन इंसर्ट कर दो। सेकेंड, इसमें प्लेटिनम की वायर डाल दो, ये प्लेटिनम की वायर हो गई, और नीचे प्लेटिनम का एक फॉयल डाल दो, नीचे लगा दो प्लेटिनम की वायर,
और यहां से हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करा दें। ठीक, अब अगर देखो थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो आपको शायद पता होगा कि हाइड्रोजन गैस पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 मेटल के साथ आता है। कौन कौन से याद है? बार बार आए, क्लास 10th से ये पढ़ रहे हो। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। कुछ याद आया? 11th में पढ़ाए थे कि पैलेडियम और प्लेटिनम बहुत महंगा पड़ता था तो रेनी निकल यूज करते थे एट द प्लेस, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ने में। तो अगर क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, इसको आपको लेकर अंदर आना है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही मेटल होते ही ऐसे हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, जो हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे क्या कर सकते हैं? एडजॉर्ब कर सकते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। तो रसगुल्ले के अंदर चाशनी जाना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। बोर्ड के ऊपर मार्कर से लिखना, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्ब, मतलब वो जब चाहो हटा दोगे। तो हाइड्रोजन गैस निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम इन 3 मेटल की सरफेस के ऊपर क्या कर सकता है? एडजॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा, जहां ले जाना होगा ले जाके छोड़ देगा, उसके बाद वो एज इट इज वापस आ जाएगा। यही कारण था कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम को एज अ कैटलिस्ट ट्रीट किया जाता था, कि हाइड्रोजन को अपने ऊपर बैठाता था, उसके बाद वो उसको ले जाता था, काम करवा के वापस चलाता था। तो जनरली इसीलिए यहाँ पर प्लेटिनम का वायर लिए और नीचे क्या किए हो? प्लेटिनम के ब्लॉक ले लिए हो, प्लेटिनम का ब्लॉक ले लिए हो, ताकि हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस को आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर आप ये करेंगे। और कल लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप किसी न किसी रूम में ही करेंगे इसको। तो ये रूम में करोगे तो उस रूम का टेम्परेचर कितना अप्रॉक्स मान लिया जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है। ठीक, समझ आया? ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। ठीक, दूसरा, ये प्लेटिनम जो ब्लॉक आप रखे हो, इसका काम होता है ये हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे क्या कर लेता है? एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब ये बताओ, सॉल्यूशन HCl लिए हो तो सॉल्यूशन जो HCl लिए हो वो अपने आप को तोड़ लेगा किसमें? H+ और Cl- में, और यहां से तुम्हारा क्या आ रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो SHE के पास दोनों रास्ते हैं, SHE इलेक्ट्रोड, SHE कैथोड भी बन सकता है और SHE एनोड भी बन सकता है। तो इसमें पहली कंडीशन, अगर SHE कैन एक्ट एज एनोड, अगर SHE एनोड बना, अब सब चीजें याद होनी चाहिए। एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर SHE एनोड बना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये यहां से होगा। तो हाइड्रोजन क्या है? H2 गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है ये जाके किस पे चिपकेगा? किस पे चिपकेगा? प्लेटिनम वायर। तो क्योंकि ये गैस है तो आपको ऑब्लिक करके लिखना पड़ेगा प्लेटिनम। प्लेटिनम ये इंडिकेट करेगा कि ये गैस फॉर्म में था और ये इसी पे चिपक के आया है, ये सिर्फ इंडिकेट करेगा आपको। ठीक, तो हाइड्रोजन, और ये अपने अंदर से कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इलेक्ट्रॉन, जब एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2H+, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे? तो ये बन गया जब आपका SHE क्या बिहेव करेगा? एनोड। दूसरा, अगर आपका SHE कैथोड बन गया, SHE कैन एक्ट एज कैथोड, अगर ये कैथोड बन गया तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो सॉल्यूशन का जो HCl था वो किसमें टूटा है? H+ में ना। तो ये सॉल्यूशन का जो H+ है, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? तो अब लिटरली तुम बताओ, मान लो हाइड्रोजन ले लिए क्योंकि यहाँ पे एक निकला था, तुमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लेकिन हमको पता है हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेट क्या होता है? H2 होता है। इसका मतलब है यहाँ बनेगा तो H2 ही, इसका मतलब है यहाँ कितना H लेना पड़ेगा? 2। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? ये रिएक्शन किसका हो गया? जब SHE क्या काम करेगा? कैथोड। और ये रिएक्शन क्या हो गया? जब SHE क्या काम करेगा? अब दोनों का पोटेंशियल लिखो अलग से। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, E। ठीक, अब H2 था,
और ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो इसमें क्या है, इसमें हम बैलेंसिंग नहीं चेक करते हैं, इसमें बैलेंस, इसमें सिर्फ एटम टू एटम लिया जाता है, मॉलिक्यूल नहीं लिया जाता है। H2 आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है ये, और यहाँ पे भी 2 H है, मतलब 2 H के एटम है, यहाँ भी आपको सिर्फ एटम उठाना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 H उठाना है, सिर्फ 1 H, और नीचे आपको लिखना है G और ऑब्लिक करके PT, ये हो गया। उसके बाद दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि इनके लिए लिखना है, ठीक। या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो अगर ये H2, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको लिख दूँ 1/2 H2 तो कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं भाई? H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2। H2 में 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं हाफ कर दूं तो 2 में से 2 का हाफ कितना होगा? तो इसका मतलब है यहाँ कितने हाइड्रोजन गए हैं? सिर्फ एक ही गए हैं। अब चाहे तुम खाली H लिखो या हाफ H2 लिखो, दोनों लिख सकते हो। अगर H2 लिखे तो तुमको हाफ लगाना पड़ेगा आगे, और अगर हाफ नहीं लिख रहे हो तो फिर आपको सिर्फ वहां क्या लिखना पड़ेगा? H लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ये कन्वर्ट हो गया H+ में। IUPAC ने इसका पोटेंशियल क्या माना है? ये अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो ये जो पोटेंशियल गिवन है, ये कौन सी पोटेंशियल हो गई? ऑक्सीडेशन। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। सेम काम, जरा नीचे आओ। चलो, पहले क्या था? ये H+ कन्वर्ट हो गया किसमें? H2। तो H2 नहीं लिखोगे, या तो हाफ H2 लिखो या तो सिर्फ H लिखो, और इसकी वैल्यू भी होती है 0.00, और यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? तो दोनों वैल्यू। अब तुम लिटरली सोचो, इस SHE को अगर मैं जिंक के साथ लगा दूं, जिंक के साथ, तो इधर SHE है पूरा और इधर जिंक है पूरा, इसमें से कौन सा एनोड बनेगा और कौन सा कैथोड बनेगा? हाँ, अब बोले थे ना शॉर्टकट में पहचानने का तरीका क्या होता है? जो स्ट्रांग होगा वो एनोड बनेगा और जो वीक होगा वो कैथोड। तो हाइड्रोजन और जिंक में कौन स्ट्रांग है? जिंक स्ट्रांग होता है, तो जिंक क्या बन जाएगा? एनोड। वो ऑक्सीडेशन करवा लेगा, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? कैथोड। समझ आया? अब लिटरली सोचो, इधर मान लो हाइड्रोजन है और इधर जिंक है। अब पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल तुमको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। तुमने सब गैल्वेनोमीटर, सब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर लगा के, वोल्ट मीटर लगा के फिट बैठे हो। अब जब करंट सर्किट ऑन करोगे तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल पहले से कितना है? 0। उसको तो 0 है, तो यानी जो रीडिंग देगा वो एक्चुअल रीडिंग किसकी होगी? जिंक की तो होगी, वही रीडिंग उतार लो खाली। समझ आया? लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ सिल्वर रख देता, हाइड्रोजन के साथ सिल्वर रख दूं, तब फिर कौन क्या बन जाएगा? सिल्वर हाइड्रोजन से वीक होता है। इतना तो याद होना चाहिए ना, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे सिल्वर और कॉपर आते हैं, तो सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे आएगा, तो सिल्वर हाइड्रोजन फिर क्या बन जाएगा? SHE फिर क्या बन जाएगा वहां पर? एनोड। वो ऑक्सीडेशन करने लगेगा, और सिल्वर का रॉड फिर वहां क्या करने लगेगा? कैथोड करने लगेगा। उसका फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, तो जो रीडिंग आपको मिलेगी वो किसकी रीडिंग मिलेगी? समझ आया? जो तौलते हो बेसिकली, जब आप जाते हो तो जब आलू तौलते हो तो बेसिकली जो काम वहाँ करते हो यहाँ भी करते हो। एक तरफ का 1 किलो का बाट रख दिया ना, 1 किलो का फिक्स कर दिया, अब इधर रखो, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एक का तो फिक्स ही कर दिए हो, कितना? 0। तो जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिलेगी, इसका मतलब वो किसकी है? बगल वाले की, सामने वाले की है, क्योंकि हमारी तो पहले से 0 है ना। मैं तुम्हारे साथ अगर अटैच हो जाऊं और मेरी वैल्यू फिक्स है कि मैं 0 हूं, और रीडिंग में जो वैल्यू आपको, डाटा में जो आपको वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब वो वैल्यू किसकी है? वो आपकी होगी, क्योंकि मेरी तो वैल्यू पहले से 0 है। तो ऐसे कंपेयर हाइड्रोजन के साथ एक एक को लगा के सारी वैल्यू निकाली गई, और सारी वैल्यू निकाल के एक चार्ट बनाया गया, उसकी वैल्यू को अरेंज किया गया, उसके रिडक्शन पोटेंशियल और उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पर उसको अरेंज किया गया। अरेंज करने के बाद हमें एक ऑर्डर मिला कि कौन सा मेटल ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा मेटल कम स्ट्रांग है। उसी के बेसिस पर फिर वो शॉर्ट में हमने नाम दे दिया, डेट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, जो 10th क्लास में पढ़ा दी जाती है। तो 10th क्लास में बस पढ़ा दी जाती है, वैल्यू होता है, देना जाता है, बस कहा जाता है याद कर लो। तो वो वैल्यू चार्ट कैसे बना, कहाँ से आया? वो यहीं से आया था। हाइड्रोजन के साथ एक बार सोडियम लगाओ, हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सबको लगाते जाओ, सबकी वैल्यू मिलती जाएगी, और फिर उस वैल्यू को देख के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑटोमेटिक एक चार्ट आपको मिलकर रेडी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या उसी को आप बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
ये थोड़ा सा क्लियर रख लो कि ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। पहला, ईएमएफ आपको शायद फिजिक्स में भी पढ़ाए थे, याद है, और ईएमएफ के साथ साथ आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ाए थे, अगर याद हो, दोनों साथ में ही पढ़ाए थे। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ईएमएफ चाहे केमिस्ट्री का हो और ईएमएफ चाहे फिजिक्स का हो, वो दोनों सेम ही होता है। ईएमएफ का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज, जितना कोई भी सेल आपको डिलीवर कर सकता है, लेकिन वो तब डिलीवर करेगा जब उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रही हो। करंट पास नहीं हो रहा होगा, जैसे 10 रुपए का निप्पो खरीद के लाए, तो लाए खरीद के, अब उसमें आप चेक कर लो, उसमें 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट लिखा रहता है पहले से, तो अभी उसको सिर्फ आपने हाथ में ही तो लिए हो, उससे कोई करंट ले रहे हो नहीं। तो वो जो बैटरी पे लिखा रहता है ना 2 वोल्ट, वो उस बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ होता है। कि कंपनी क्लेम करती है कि हमारा सेल मैक्सिमम इतना पोटेंशियल तक डिलीवर कर देगा वो, लेकिन ईएमएफ तब आप कैलकुलेट करते हैं या ईएमएफ तब निकालते हैं जब उस सेल या उस बैटरी में से करंट पास नहीं हो रहा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तब निकाला जाता है जब उसमें से क्या पास होना स्टार्ट हो जाता है, सेल अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर ऑपरेशन हो जाता है। इसका मतलब सेल से क्या निकल रही है, करंट पास हो रही है। यानी कि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा रिलेट करो, जब करंट पास नहीं हो रहा है, करंट पास नहीं कर रहे हो, तो आप सेल का क्या निकालते हो, ईएमएफ निकालते हो। लेकिन जैसे ही उस सेल से काम लेना शुरू कर देते हो, तो तुरंत उस सेल का क्या निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? तो आप हमको बताइए, ईएमएफ ज्यादा होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? ईएमएफ ज्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ से टर्मिनल में आने के लिए आपको याद हो कुछ लॉस होता था, किसमें, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस करता था वो, तब थोड़ा, इसीलिए वैल्यू पहले से थोड़ी सी क्या हो जाती थी, घट जाती थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड व्हेन द नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उससे में ईएमएफ होता है। जैसे आप 10 रुपए की बैटरी खरीद के लाइए, पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज अंडर ऑब्जर्वेशन ऑपरेशन। इसका मतलब सेल कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्किट में आपने लगाया है और वो सेल से करंट आप ले रहे हैं, तो उस समय, ठीक, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द सेल कैन डिलीवर। ईएमएफ अपना मैक्सिमम जितना दे सकता है वो उतना डिलीवर करेगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियस वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम से क्या रहेगी, कम ही रहेगी। पहला। दूसरा, एक और लिखे नहीं हो बट जान लो, ईएमएफ जो होता है स्टडी करंट देता है। स्टडी करंट का मतलब होता है जो समय के साथ करंट चेंज नहीं होता है, और नॉन स्टडी का मतलब होता है जो समय के साथ वेरी करेगा। तो ईएमएफ का पोटेंशियल फिक्स है, तो वो हमेशा जब करंट देगा तो वो कौन सा करंट देगा, स्टडी करंट देगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो नॉन स्टडी देगा, क्योंकि जैसे जैसे सेल यूज होता जाएगा वैसे वैसे सेल का पोटेंशियल डाउन होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका करंट, भाई जैसे जैसे सेल यूज करोगे वैसे वैसे सेल का पावर कम होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे चुका होगा, तो धीरे धीरे सेल का पावर और करंट देने का पावर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। कंस्ट्रक्ट द सेल्स इन विच, कंस्ट्रक्ट द सेल्स in which, construct the cells in which the following reactions are takes place. The following reactions are takes place. Following reactions are takes place. Full stop. Which of the electrode shall act as anode, and which one act as cathode? हो गया? चलो क्वेश्चन समझ गए? आपको कहा है आपको सेल बनाना है और इसमें रिएक्शंस इसके क्या हो रहे हैं, और आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एनोड है और कौन सा इसमें कैथोड है। तो अब देखो यही ऐसे घुमा घुमा के आएगा,
तो पहला रिएक्शन आपको दिया है Zn प्लस USO4, ये इजी है, यही डेनियल सेल में किए ही थे। तो अभी इजी से शुरू करो ताकि क्लियर रहे। चल, अब ये रिएक्शन दिया, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा, अभी एक चीज तो क्लियर है, पहले मेटल खोजो, कौन कौन से मेटल हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है। इसका मतलब है एक इसमें क्या बनेगा, एक इसमें कैथोड बनेगा और एक इसमें एनोड बनेगा। कॉमन सेंस, जिंक और कॉपर में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जिंक स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब है जो जिंक वाला है वो क्या बनेगा, तो इसका मतलब है, अच्छा जिंक रिएक्शन से पहले जिंक है और रिएक्शन के बाद जिंक के साथ कौन है, ZnSO4। तो इन दोनों को पहले एक साथ लिख लो कि Zn किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 में। अगर मैं SO4 यहां से हटा दूं तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। अगर -2 लेके अपना ये चला जाएगा तो पीछे जिंक पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। अब देखो क्लियर हुआ है, Zn सॉलिड में है, ये एक्वस में है, तो Zn +2 होने का मतलब यहां से कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा ये कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हैं, लो क्लियर हो गया, ये वाला जिंक वाला एनोड था। आओ दूसरा वाला हो, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट है और ये हो गया कॉपर, तो इसका मतलब सल्फेट हटाओ यहाँ से, तो इसका 2 माइनस हटेगा तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा। कॉपर +2 से कॉपर हुआ, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी कॉपर में कन्वर्ट हुआ होगा। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया तो ये कौन सा रॉड बन गया, कैथोड बन गया। क्लियर हो गया। दूसरा आपको सेल रिएक्शन भी लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसे इसके लिए क्या लिखोगे, Zn कन्वर्ट हो गया किस में, Zn +2 में, और इसके क्या लिखोगे, कॉपर +2 कन्वर्ट हो गया किस में, कॉपर में। ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो पहले ऑक्सीडेशन वाले लिखा जाता है, तो Zn ऑब्लिक Zn +2, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर +2 कॉपर, पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया। समझ आया। तो यहाँ गिवन था एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आपने लिख लिया। ठीक, सोचो बैठो। रिएक्शन से पहले देखो कौन किसके साथ है, कौन किस, रिएक्शन से पहले देखो कॉपर ये रहा और ये रहा, तो खाली जो जिसके साथ है उनका पहले अलग करो। तो ये हो गया कॉपर और ये कन्वर्ट हुआ है कॉपर NO3 इस पे। अब तुम समझो कॉपर NO3 पर 1 माइनस होता है, इस कॉपर का होल ट्वाइस हुआ है, इसका मतलब कॉपर अपने +2 में है, +2 में है कॉपर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो कॉपर किस फॉर्म में आ जाएगा, अपने +2, और +2 का आने का मतलब है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तभी तो +2 में आएगा। और यानी कि इस वाले में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या बन गया, एनोड। ठीक, जरा नीचे आओ अब, ये वाला, तो इसके लिए लिखे हो 2AgNO3 और ये हो गया 2Ag। ये बताओ NO3 और Ag, तो NO3 को अगर हटाओगे तो 2NO3 था, पहले समझो इसको, लिखो ना। AgNO3 के कितने मॉलिक्यूल है, 2। Ag पर 1 प्लस होता है और NO3 पर 1 माइनस होता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, तो अगर NO3 को हटाओगे तो कितने माइनस हटेंगे, यहां से 2 माइनस हटेंगे, लेकिन सिल्वर पे तो 1 ही प्लस होता है, तो हालांकि प्लस तो 1 ही लगेगा, लेकिन अब ओवरऑल कितने प्लस हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, कितने Ag हैं, तो 1 Ag पे 1 प्लस, तो 2 Ag पे है, 1 Ag पे 1 प्लस, तो 2 Ag कितने प्लस, 2 प्लस। अरे गधा, यही तो है, यही तो है, 1 Ag पे 1 प्लस, तो 2 Ag पे, तो इसको अलग अलग ना लिख के इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब है इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, 2 Ag में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो गया, ये कैथोड का काम कर रहा है। ठीक, चलो रिएक्शन लिखो, अब इसका वो लिखो, रिप्रेजेंटेशन लिखो। कॉपर और कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 में, और ये Ag +1 किस में कन्वर्ट हो गया,
Ag में रिएक्शन लिखो, ये पहले एनोड लिखते हैं तो ये हो जाएगा Cu कन्वर्ट हो गया Cu+2 सॉल्ट ब्रिज Ag+1 और ये हो गया Ag। रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे एक ही एटम लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। यहां भले दो लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही एटम से आपको डील करना होता है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो, आयरन और ये कन्वर्ट हुआ है FeCl2, ठीक है, ये रिएक्शन दी है। आयरन कन्वर्ट हुआ FeCl2, Cl2 पे अगर ये मैं दोनों Cl हटा दूं तो एक Cl पर एक माइनस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2+ आ जाएगा। 2+ का मतलब है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, और ये क्या बन जाएगा। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे अगर याद हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर याद हो। आयरन को मान लो X, एक क्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -1, तो 2 क्लोरीन है तो कितना हो गया, -2 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब यहाँ आयरन किस में है, +2, और यहाँ आयरन अकेला है। अकेले वाले फ्री स्टेट वालों के लिए क्या होता था, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जहाँ बढ़ रहा होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो वो उससे भी बता दोगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हो गया SnCl2, तो SnCl2 ये कन्वर्ट हुआ Sn में, इसका मतलब है Cl2 को हटाओगे तो बैलेंस करने के लिए +2, इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा तब ये Sn में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पर हुआ रिडक्शन और ये बन गया तुम्हारा कैथोड, ठीक। रिएक्शन लिख लो इसका, तो ये हो गया Fe से Fe+2 और ये बन गया Sn+2 से Sn, और ओवरऑल लिखोगे तो Fe+2 सॉल्ट ब्रिज Sn+2 Sn। समझ आया? ये वाला क्या हो गया, एनोड, और ये वाला क्या हो गया, कैथोड। आपने 3 क्वेश्चन किया, उस 3 क्वेश्चन में एक और डाटा मिलता गया है। डाटा क्या मिला, अगर ध्यान दो, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, शॉर्टकट तरीका बोले थे ऑक्सीडेशन वो करता है जो मेटल स्ट्रांग होता है। इसका मतलब एक डाटा और पता चल रहा है कि इसमें आयरन इज मोर स्ट्रांग देन, ये भी तो डाटा पता चल गया। कम से कम ये याद तो रखो कि आयरन जो है वो मोर स्ट्रांग मेटल है कंपैरिजन टू टिन, तो एक डाटा भी पता चला गया। पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था, कॉपर और सिल्वर, तो कॉपर और सिल्वर में कॉपर क्या बना था, कॉपर एनोड बना था, मतलब कॉपर स्ट्रांग मेटल है कंपैरिजन टू सिल्वर। और सबसे पहले वाले में कौन सा था, जिंक और कॉपर, जिंक क्या बना था, एनोड, इसका मतलब जिंक स्ट्रांग है किससे, कॉपर। तो 3 क्वेश्चन में कम से कम 3, एक और एक्स्ट्रा चीज पता चल गई कि मेटल आयरन से स्ट्रांग कौन होता है, सॉरी टिन से स्ट्रांग कौन होता है, आयरन, सिल्वर से स्ट्रांग कौन होता है, कॉपर, और कॉपर से स्ट्रांग और कौन होता है, जिंक। तो ये थोड़ा डाटा याद रखिएगा, ठीक, समझ आया, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि 2Ag + CD और Ag और CD+, ठीक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ag+ से Ag और CD+ से CD कपल्स आर 0.80 एंड 0, यानी आपको दे दिया इसकी वैल्यू वो दे रहे हैं 0.80 वोल्ट और इसकी वैल्यू वो दे रहे हैं -0.40 वोल्ट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा, इसका मतलब ऑर्डर जैसे दिया वैसे मिला, ठीक। आपको निकालना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब EMF निकालना है, यानी कि E0 निकालना है। तो E0 सेल कैसे निकलता था, E कैथोड माइनस E एनोड। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत तोड़ मरोड़ है इस क्वेश्चन में। आपको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले ये दिया जैसे है, पहले इसको एक्सपेंड करो, पहले इसको खोलो, वैल्यू भी छोड़ो, पहले इनको खोलो। ये बताओ यहां पे तुमको Ag+1 दिया है और ये Ag में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन लेके तो कन्वर्ट हुआ होगा, तो इसका मतलब है इसको एक्सपेंड करोगे तो Ag+1 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag में। इसमें कोई दिक्कत। अब जरा इसमें आओ, CD+2 CD में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसमें भी गेन ही हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे CD+2
और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CD में। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू दी। अब ये प्रॉब्लम ये फंस रहा है, पहले यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, मैं अनबैलेंस है बट होना क्या चाहिए, तो कॉमन सेंस है अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो यहाँ लेने वाले भी, तो यहाँ बनने वाले भी। ये हो गया क्लियर। अभी एक चीज और नहीं क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ध्यान से, यहाँ प्रोसेस कौन सा हो रहा है, यहाँ प्रोसेस कौन सा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। वैल्यू गिवन है 0 पॉइंट, तो जो वैल्यू गिवन होगी बेसिकली वो कौन सी वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ही होगी, आरपी, क्योंकि जो हो रहा है वही वहां दिया होगा, आरपी, ठीक। तो और जरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहा है, तो यहाँ भी रिडक्शन ही हो रहा है। अरे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन। और हमें पता है कि हमें एक कैथोड चाहिए और एक, क्योंकि फॉर्मूले में ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो हमको पता नहीं ना, क्योंकि दोनों रिडक्शन हो गए, तो दोनों रिडक्शन हो गए तो दोनों कैथोड हो गए। अब इसे पता करना पड़ेगा। वैसे भी एक कंबाइंड रिएक्शन है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों रिडक्शन कर रहा हूं, मैक्स श्योर है इसमें कोई एक एनोड होगा और कोई एक। अब आपको वही पता करना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन में खोरपेश था। पता करो कैसे करोगे, तो आपको अगर डायरेक्ट याद हो कि सिल्वर और कैडमियम में स्ट्रॉन्ग कौन सा है तो कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी, वैल्यू आप उसकी वही पलट दो, और अगर नहीं है तो वैल्यू देख के करो। ये बताओ, ये जो गिवन है वैल्यू, जो वैल्यू गिवन होती है बेसिकली ये रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की हो गई, ये भी रिडक्शन है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.80 की -0.40, कौन सी वाली है वैल्यू, ये बड़ी है वैल्यू, तो ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू वाला ही क्या करता है, रिडक्शन, और ये सब रिडक्शन नहीं कर पाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। समझ आया, वैल्यू देख के जजमेंट देना है, पास करना है आपको। क्या फिर बोला, फिर से, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहां जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी वैल्यू गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां जो वैल्यू गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.80। यहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, -0.40। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब वैल्यू चेक करो, किस रॉड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है, इसकी बड़ी है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा वो कौन सा प्रोसेस करेगा, रिडक्शन, और जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी बड़ी है, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और अगर ये रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन किस पर होता है, इसका मतलब है इसको क्या करना पड़ेगा, और कॉमन सेंस है, कैडमियम स्ट्रांग होता है सिल्वर से, ये तो कॉमन 7th 8th 9th पढ़ाया जाता है, कैडमियम स्ट्रांग मेटल है सिल्वर से, तो कैडमियम वैसे भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्या, आपको वैल्यू कौन सी गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और वैसे भी हमको वैल्यू रखनी कौन सी होती है, लेकिन आपको सिर्फ आपने ये कैथोड है तो मेक श्योर है ये एक्चुअल ये क्या कर रहा होगा, ये रिडक्शन। अगर मैं कहूं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो इसका, तो ये प्लस हो जाएगा, याद आया, दोनों की वैल्यू सेम होती थी, बस साइन अगर माइनस में तो साइन चेंज हो जाएगा। समझ आया। अब अच्छा मैं इसका लिखवाऊं, अगर सोचो अगर मैं इसको लिखवाऊं, अभी इसको मैं कहूं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, तो अगर इसका लिखोगे तो ये हो जाएगा -0. अब जरा नीचे वाली कंपेयर करो, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा हो गया ना, तो इसका ज्यादा हो गया तब ये क्या करेगा, तो अब वैल्यू कंपेयर करो, इसका कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये ओवरऑल कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करवाएगा, रिडक्शन, और ये किस पर होता है, कैथोड पर। बात आ गई समझ में। इन दोनों में चेक करो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी पड़ रही है, तो इसमें जीत ये जाएगा, मतलब कि ये फिर क्या करेगा, तब ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर होता है। एनोड कैसा चार्ज होता है,
नेगेटिवली। कैथोड कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली। समझ आया? जिसकी जो वैल्यू होगी वो अपना काम करना शुरू कर देगा। आ गया समझ में? अब ई नॉट निकालते कैसे हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन दोनों ही जगह पर कौन सी वैल्यू रखनी है? आपको रखनी रिडक्शन पोटेंशियल ही है वैल्यू, क्योंकि आईपीएससी ने क्लियर कट कहा था रखना वही है। अच्छा, कैथोड तो पता ही चल गया, कैथोड तो यही है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.80 माइनस एनोड ये है, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.80, तो माइनस 0.40, माइनस माइनस, तो ये हो गया 0.80 प्लस 0.40, जोड़ दो 0 0 8 4 12 1.20 वोल्ट। ये क्या निकल गया? तो ये हो गया तुम्हारे पहले वाले का आंसर। और दूसरा वाला पूछा था कि उसमें कौन सा नेगेटिवली होगा। तो देखो, उसने भले पूछा एक था, लेकिन मुझे पूरा कंसेप्ट आता था, तो उसने पूछा एक, लेकिन मैंने पूरा। अब आप लिटरली सोचो, अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया ऐसे, और आपने इसी क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन किया ऐसे करके, तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको पता रहेगा कि बच्चे को पूरी नॉलेज है, क्योंकि उस पेपर में जो पूछा गया उसने सिर्फ वो नहीं लिखा है, उसने पूरा एक्सप्लेन किया। रिडक्शन पोटेंशियल ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये, रिडक्शन बन रहा है, ये कैथोड हो रहा है, पॉजिटिव है। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उस टॉपिक की उसकी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। समझ आया? तो वो क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं। अब सोचो, जब तक ये नहीं निकाल पाओगे ना, तब तक नस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कैसे करोगे? और ये निकालने के लिए फिर वही तिगड़मबाजी देगा ये ऊपर। तो एक चीज और रट लो, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो क्या करेगा? रिडक्शन। तो वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यू देख के जजमेंट पास कर देना कि जिसकी वैल्यू ज्यादा वो वह प्रोसेस करेगा, और अगर वैल्यू नहीं गिवन है तब फिर वो बेसिक वाला लगाओ आइडिया कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मेटल स्ट्रांग है। जो मेटल स्ट्रांग होगा वो ऑक्सीडेशन, जो मेटल वीक होगा वो रिडक्शन। हालांकि हमको पहले ही पता था कैडमियम ऑक्सीडेशन ही करेगा, क्योंकि कैडमियम स्ट्रांग मेटल है। समझ आया? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तुमको दोनों का, और तुमको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। पॉइंट नंबर 1, आपको नहीं क्लियर है कि ये वैल्यू कौन सी है। उसने सीधे ई नॉट लिखा है, सीधे ई नॉट लिखा है, या नीचे सफिक्स में कुछ नहीं लिखा है। तो अगर समझो, इधर देखो, अगर सफिक्स में कुछ नहीं लिखेगा, यहां अगर सफिक्स में कुछ नहीं लिखेगा, तब तुमको रिएक्शन के पास ही हाथ पांव जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने यहां लिख दिया, सफिक्स में उसने कुछ भी लिख दिया, और यहां कुछ भी हो रहा हो, तो आपको फिर यहां से मतलब नहीं है, आपको फिर यहीं से मतलब रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ आया? यहां उसने सफिक्स में कुछ नहीं लिखा है, तो आपको हाथ पांव इसी के जोड़ना पड़ेगा। और अगर उसने यहां कुछ लिख दिया, तब यहां क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हम इसी के बेस पे डाटा तैयार कर देंगे। अच्छी बताओ ध्यान से, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऊपर वाले में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ऊपर वाले में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और अच्छा, जो पढ़ के आए हो और जो कंसेप्ट है दोनों मैच कर रहे हैं। तुमको साफ साफ पता है जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, एनोड बनेगा, और कॉपर क्या करेगा? रिडक्शन, ये कैथोड बनेगा। लेकिन कैसे करना है वो चेक करो। दोनों में रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है दोनों, ये दोनों वैल्यू कौन सी गिवन कर दिया है? क्योंकि रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं इन दोनों वैल्यू का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालू तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये प्लस में है तो वैल्यू किस में चली जाएगी? माइनस 0.35 वोल्ट, और ये चला जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। समझ आ गया? अब आप वैल्यू कंपेयर करिए पहले। चलो दोनों में इधर चेक करो, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऊपर की नीचे? ऊपर वाली। ऊपर किसका है? तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। जरा ऑक्सीडेशन चेक करो, तो किसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा बढ़ रहा है, तो जिंक क्या करेगा? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि ये वाला जो कॉपर वाला है, कॉपर वाला तो एक्चुअल में रिडक्शन ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है कंपैरिजन टू इनके। और जब हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर किया तो ये ज्यादा निकल गया। तो इसका मतलब है जिंक वाला क्या करेगा?
ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो ये किस पे होगा, एनोड पे, और ये रिडक्शन है तो ये किस पे होगा, कैथोड पे। समझ आ गया? ठीक, चलो ई नॉट सेल निकालो जरा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों ही जगह पर रखते कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल। चलो ये काम कर लिया करो, ये पता कर लिया करो रिडक्शन कैथोड, ताकि यहां वैल्यू रखने पे प्रॉब्लम नहीं होगी। कैथोड पता चल गया ना, कैथोड ये रहा, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता है ना कितनी है, 0.35। तो 0.35 माइनस ये क्या चाहिए, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो है, क्योंकि ये तो उसका नहीं, तो यही है, तो अंदर हो गया माइनस 0.76, माइनस माइनस, तो 0.35 प्लस 0.76, 6 5 11, 1 गया कैरी, 6 7 3 10, 10 1 11, 1 गया कैरी, तो 1.11 ई नॉट सेल। समझ आया? ऐसे निकलता है।